हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें स्टार्ट करना है जेनेटिक्स का सेकंड पार्ट, दैट इज इम्पॉर्टेंट लॉज। और लॉज को पढ़ने से पहले आई होप आपने जितनी भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वो सारी पढ़ ली हैं और वो आपको क्लियर भी है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से, दैट इज लॉज गिवन बाय मेंडल। चलो, मैंने आपको कल की क्लास में ये बताया था कि मेंडल ने ओवरऑल 3 लॉज दिए थे, जिसमें से पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम मेंडल जी के लॉज को देखते हैं तो वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ लॉ। बेसिकली 2 टाइप के क्रॉस थे, एक था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा था हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। 2 टाइप के क्रॉस थे अपने पास। और फिर मैंने नाम से बोला था कि बेटा देखो, मोनो वर्ड का मतलब ही होता है एक। तो जब आप एक कैरेक्टर को लेके स्टडी करो, आप क्या मतलब मेंडल जब एक कैरेक्टर को लेके स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने उस क्रॉस को बोल दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और जब उन्होंने एक ही टाइम पे 2 कैरेक्टर को पढ़ा तो उस टाइप के क्रॉस को उन्होंने क्या बोल दिया, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते कि भाई मोनो में कौन कौन से आते हैं एंड डाई में कौन कौन से आते हैं। तो देखो, मोनो में आता है लॉ नंबर 1 एंड लॉ नंबर 2, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि थर्ड लॉ, जो कि आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस में। ठीक है, ये पार्ट हम पहले पढ़ चुके थे। आज हमें इसके आगे से शुरू करना है, दैट मीन्स लॉ ऑफ डोमिनेंस से वी हैव टू स्टार्ट आवर पिक्चर टुडे। चलो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। पहला लॉ आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस समझाने से पहले हम एक बात करते हैं। हम बात करते हैं कि मैंने आपको 2 टर्म्स बताई थी। 2 टर्म्स में से एक टर्म थी डोमिनेंट और एक टर्म थी रेसेसिव। इन दोनों वर्ड्स का क्या मतलब है ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि भाई जो 2 लोग खड़े हैं, जो बंदा डोमिनेंट हो जाए, 2 जनों की लड़ाई हो रही है ना, एक इसकी लड़ाई हो रही है और एक इसकी लड़ाई हो रही है। इमेजिन कर लो तुम, ठीक है, ये इससे लड़ रहा है और ये इससे लड़ रहा है। ठीक है, ये इससे लड़ रहा है, ये इससे लड़ रहा है। दोनों में से जो जीत जाए, जिसकी कहानी सेट हो जाए, वो डोमिनेंट हो जाएगा। और जो बेचारा जो बहुत ही कमजोर है, जो खुद के कैरेक्टर को रख ना पाए, वो रेसेसिव हो जाएगा। तो इन दोनों की लड़ाई में ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। समझ रहे हो तुम, डोमिनेंट का मतलब यही होता है। अपन कहते हैं ना यार ये तो ज्यादा ही डोमिनेंट बन रहा है मेरे ऊपर। डोमिनेंट वर्ड का मतलब ही होता है कि आपके ऊपर हावी होना, यानी कि आपसे ज्यादा है वो, ही और शी इज मोर पावरफुल। और यहाँ पर ये कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है और ये बेचारे छोटे वाले को, रेसेसिव वाले को, कमजोर को खुद के कैरेक्टर रखने ही नहीं देता। ठीक है, अब जैसे इमेजिन करो हम एक कैरेक्टर की बात करें ताकि ओवरऑल हमें सारे लॉज समझ आ जाए। एक कैरेक्टर जो स्टार्टिंग के 2 लॉज हैं उनके लिए लिया गया था हाइट। मेंडल ने बोला यार मैं पहले मटर के हाइट से स्टार्ट करता हूँ। देखो कितने मतलब ना दिमागदार बंदे हैं वो। सोचो 7 कैरेक्टर थे, ठीक है, 7 कैरेक्टर में से बहुत ही इजी कैरेक्टर होता है हाइट देखना। देखो सबसे इजी है हाइट देखना। क्या है, आपको प्लांट को देखना है, आपको लंबा दिखेगा या छोटा दिखेगा, आपको ज़्यादा जाने नहीं पड़ेगा। मटर के दाने लोगे तो पहले मटर को छीलो, फिर मटर के दाने देखो। मटर के बाहर का कवर देखोगे तो भाई पहले पौधे में से कवर ढूंढो, फिर देखो फ्लावर ढूंढना पड़ेगा, इतनी सारी चीज़ें। तो सबसे बेस्ट है हाइट। तो सबसे ईजी टू स्टडी उनको क्या लगा था उस टाइम पे, हाइट, तो उन्होंने हाइट सेलेक्ट कर लिया। अब आओ, हाइट में 2 कैरेक्टर हो सकते हैं। उन्होंने बोला फिक्स है, मीडियम मीडियम का कोई केस नहीं है। मैं तो मानता हूँ या तो एक प्लांट टॉल होगा या एक प्लांट शॉर्ट होगा। तो ये कैरेक्टर उन्होंने माने, या तो एक टॉल होगा या एक ड्रॉफ होगा। ड्रॉफ का मतलब शॉर्ट ही होता है। अब उन्होंने बोला कि मैं शुरू करूंगा पेरेंट जनरेशन से, यानी कि मैं क्रॉसिंग कराना शुरू करूंगा पेरेंट जनरेशन से, और जो मैं पेरेंट लूंगा वो एकदम प्योर होंगे। जो भी कैरेक्टर मैं ले रहा हूँ वो प्योर होगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि यार ये टॉल जो है ना, ये कौन सी स्टेट में होना चाहिए, होमोजाइगस स्टेट में, क्योंकि यार प्योर का मतलब होता है होमोजाइगस स्टेट। सेम विद दिस, अगर मुझे ड्रॉफ भी लेना है और मैं कह रही हूँ मुझे प्योर ड्रॉफ चाहिए, इन दैट केस ऑल्सो मुझे कौन सा वाला कंडीशन चाहिए, होमो कंडीशन। ठीक, यहां तक पेरेंट्स डिसाइड हो गए। अब अपन चलते हैं आगे। पहला क्रॉस में प्रॉपर लिख के बताती हूँ क्योंकि यही तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। एक साइड आप लिखते हो पेरेंट, साइड अपन लिखते हैं पेरेंट, ऐसे। फिर पेरेंट मैंने क्या चूज किए, एक तो टॉल और दूसरा मैंने क्या चूज किया, ड्रॉफ।
अब मेरे लिए ये भी कन्वीनियंट नहीं कि एंटायर क्रॉस में मैं टॉल ड्रॉफ लिखती रहूँ, मेरे लिए कतई कन्वीनियंट नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, टू मेक दिस एंटायर पिक्चर कन्वीनियंट उन्होंने क्या बोला, अल्फाबेट ले लो जो आपको पता है डोमिनेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं उन्हें कैसे पता था कि ये टॉल डोमिनेंट है, ड्रॉफ रेसेसिव है। तो बेटा हम जो पढ़ रहे हैं वो उनके पूरी एंटायर स्टडी के बाद का कंक्लूजन पढ़ रहे हैं। तुम और मैं वो पढ़ रहे हैं जो उन्होंने पूरी पढ़ाई के बाद कंक्लूड किया। आप और मैं उनकी बेसिक स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं कर रहे, हम तो उनके लॉस को पढ़ रहे हैं। तो जब उन्होंने लॉस फॉर्मुलेट किए तो उसके प्रीवियस उन्होंने काफ़ी सारी पूरी रिसर्च करने के बाद ही हमें बताया, इसलिए हमें पता है कि ये प्योर था और ये भी प्योर था। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। अब अपन को इसके कैरेक्टर लेने, मतलब कुछ चूज करना है हमें अल्फाबेट जिससे हम रिप्रेजेंट करें। सो बहुत ही कन्वीनियंट होगा अगर मैं डोमिनेंट वाले का पहला अल्फाबेट ले लूं, जो कि यहाँ पे क्या है टी, तो मैंने ले लिया टी, और क्योंकि डेफिनेटली डोमिनेंट है तो मुझे कैपिटल टी लेना पड़ेगा। अब बात ये है कि भाई मटर है, मटर भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, तो आधा कैरेक्टर मम्मी से आएगा इसकी भी और आधा कैरेक्टर इसके भी पापा से आएगा। तो आधा आधा कैरेक्टर आएगा तो वो कौन सी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, याद करो मैंने तुम्हें कल भी बताया था, एक कैरेक्टर इधर से आना, एक कैरेक्टर इधर से आना, यानी कि आप उसे किस फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे, पेयर की फॉर्म में। और उसे हम क्या बोलते हैं बेसिकली, एक जीन का ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या कहलाता है, अलील। तो हमें इसको एक्चुअली में पेयर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्योंकि ये प्योर है तो मैं क्या लिख दूंगी, कैपिटल टी। यहाँ तक क्लियर है? चल अब मैं आती हूँ ड्रॉफ वाले पे। ड्रॉफ क्या है, सिंपली इससे छोटा है। छोटा है तो ये रेसेसिव कैरेक्टर है, ये मुझे पहले से ही पता है, आई ऑलरेडी नो दिस कि ये एक रेसेसिव कैरेक्टर है। तो मेरे लिए काफी आसान हो जाएगा कि अगर मैं इसी का ही छोटा अल्फाबेट यहाँ ले लूँ इंस्टेड ऑफ टेकिंग डी। बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं कि यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, ये जबरदस्ती उनका कुछ दिमाग खराब होता है और वो डी ले लेते हैं, फिर एंटायर क्रॉस में खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये टी क्या था, डी क्या था। हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है, आप मान के चलिए एक टॉल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही कोई क्वेश्चन नहीं आता, देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस जिसमें आप अपना एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते ऐसी स्टूपिड मिस्टेक्स करके। सो कीप इट वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा इजी तरीके से आप उनके चूज करें कैरेक्टर, उसके बाद से सॉल्व करें। चलो इधर देखो, यहाँ के केस में मेरे लिए कन्वीनियंट है कि मैं इसे छोटा टी करके ले लूँ, बहुत इजी। अब मुझे देख के पिक्चर समझ आ रही है, ये भाई दोनों के दोनों होमोजाइगस हैं और दोनों के दोनों प्योर हैं, तो डेफिनेटली मैंने इसको होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रेसेसिव में डिवाइड कर दिया एंड मैंने कैरेक्टर ले लिया। अब मेरी नेक्स्ट जिम्मेदारी बनती है कि अगर मैं क्रॉस कराना चाहती हूँ तो मैं इनके गैमेट बनाऊँ। सिंपल है ना, प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो। अगर आप सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की बात करो तो आपको नेक्स्ट टास्क क्या मिलता है, गैमेट बनाना। ठीक है, ये एक होमोजाइगस कंडीशन जाइगोट में दिखाई है तुमको, यानी कि इन शॉर्ट जैसे मैं हूं मटर, है ना, तो मेरे पास हाइट के लिए ये दोनों एक साथ ही होंगे ना पेयर की फॉर्म में। तो मेरी जिम्मेदारी क्या है कि अगर मैं इसको गैमेट बनाना चाहती हूँ तो एक को एक गैमेट में डाल दो, एक को दूसरे गैमेट में डाल दो, वेरी इजी। चलो यही करते हैं। देखो इसको मैं एक गैमेट में डाल रही हूँ, यानी कि ये लो एक गैमेट ये बन गया। दूसरे वाले को यानी कि इसको मैं दूसरे गैमेट में डाल रही हूँ, यानी कि ये बन गया। ठीक है, अब इधर आओ, इन दोनों के साथ भी सेम ही करना है, दोनों को बस एक दूसरे से अलग कर दो। ये लो एक गैमेट में ये गया, एक गैमेट में ये गया। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका एंटायर जितना भी गैमेट बनेगा, देखो डेफिनेटली दो गैमेट तो कोई मिला के बनाता नहीं है, मेल पार्ट है ये, तो तुम समझ सकते हो कि यहाँ पर खूब सारे पॉलन ग्रेन बनेंगे तो दो तो टी बनेंगे नहीं। इसका सिंपल मतलब है जितने भी पॉलन ग्रेन बनेंगे वो सारे कैपिटल टी वाले बनेंगे। क्यों? क्योंकि इसको हमने माना मेल, ये हम मान रहे हैं मेल। ये लो ये मेल, तुम्हें पता है ना मेल और फीमेल के सिंबल में तो कंफ्यूज नहीं हो ना। मेल का सिंबल ये होता है, एक बार देख लो, ये मेल का सिंबल होता है, ठीक है, और ये फीमेल का सिंबल होता है। इनफैक्ट आजकल के तो सारे मूवी हॉल्स के जितने भी वॉशरूम है उनमें यही साइंस होते हैं, तो देख लो ध्यान से, कहीं तुम्हें साइंस में ही कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, अब मैंने गैमेट बना लिए, यानी कि इस मेल पार्ट के जितने भी गैमेट बनेंगे, जितना भी पॉलन ग्रेन ये बनाएगा ना, उन सब में कैपिटल टी वाला फीचर होगा। और ये जो फीमेल पार्ट है, ये जितने भी ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो सेक के अंदर एग होंगे, अब तो तुम्हें पता है ना एम्ब्रियो सेक के अंदर एग होते हैं, उनके अंदर जितना भी कैरेक्टर होगा हाइट का वो छोटा टी होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे पता करना है कि इनकी जनरेशन कैसी बनेगी, क्योंकि मैं पेरेंट की पहली जनरेशन की बात कर रही हूँ, तो दिस जनरेशन विल बी F1 जनरेशन, ये तो हमें पता ही है, इट विल बी F1 जनरेशन।
ओके अब दो तरीके होते हैं इसको आगे सॉल्व करने के, दोनों ही बहुत सिंपल हैं। एक तरीका जो नॉर्मल बुक्स में बना हुआ होता है वो इस तरीके का होता है, एक डंडा इधर से डाला, एक डंडा इधर से डाला और फिर यहाँ पर लिखा, जो कि मुझे बहुत ही बेकार तरीका लगता है। इसका रीज़न है क्योंकि हम यहाँ पे कोई बिल्कुल बेसिक पढ़ाई कर नहीं रहे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ऐसे ऐसे डंडे बना बना के क्रॉस करें। हमारे पास आएंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन, और जब भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं उनमें ज़्यादा स्पेसिफिसिटी एज वेल एज करेक्ट आंसर आने की प्रोबेबिलिटी इनमें रहती है, जो कि ये है। ये देखो, ये जो क्रॉस होता है इसको हम बोलते हैं पुन्नेट स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एज पुन्नेट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक पुन्नेट नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस डब्बे का इनोवेशन किया था। देखो मतलब तुम समझ रहे हो, एक टाइम ऐसा था जब डब्बों के इनोवेशन में भी नाम आते थे, और आज आपके पास डेफिनेटली इतना स्कोप रहा ही नहीं। सो ये जो डब्बा दिख रहा है तुमको, ये 4 ब्लॉक वाला डब्बा, दिस वाज गिवन बाय मिस्टर पुन्नेट, इसलिए इसका नाम रख दिया पुन्नेट स्क्वायर। ठीक, बस इस डब्बे को पुन्नेट स्क्वायर बोलते हैं। अब हमें बनाने हैं कि ये हमारे गैमेट है, इनको हमें पुन्नेट स्क्वायर में प्लेस करना है। तो एकदम फिक्स हो गया, यहाँ की साइड है एक तो मुझे प्लेस करने के लिए, और यहाँ की साइड मेरे पास ऑप्शन प्लेस करने के लिए। फिक्स कर दिया उन्होंने कि भाई जब भी तुम्हें मेल की कैरेक्टर रखनी हो ना, मेल की कैरेक्टर तुम इस साइड रख देना, ये वाली साइड, ये वाली, ओके, इस तरीके से। और जो फीमेल के कैरेक्टर रखने हो तुमको, वो इस तरीके से रख देना, ये लो। अब आसान है कितना याद करना। देखो फीमेल में ऐसे ना डंडा सीधा है, देखो ध्यान से देखो, फीमेल का साइन यू है सीधा, देखो ध्यान से, खुद ही एरो कर रहा है नीचे की तरफ, तुम ऐसे याद कर लो, नीचे की तरफ एरो लगा लो। तो ये आप इस साइड रखोगे, और एक हॉरिजॉन्टल होगा एक वर्टिकल होगा, तो ये मेल वाला यूं चला जाएगा, फीमेल वाला यूं चला जाएगा। इजी है, ठीक है। अब चलो आगे रखते हैं। अब मेरे पास जो मेल गैमेट थे वो ये है, ये कैपिटल टी, क्योंकि मेरे बॉक्स में देखो, क्योंकि मैंने अभी जो गैमेट बनाए वो कितने हैं, 4 हैं, तो मुझे बॉक्स इसी हिसाब से बनाना है कि मुझे 2 इधर रखने हैं, 2 इधर रखने। तो तुम देखो बॉक्स में डिब्बे इतने ही हैं, 1 2 इधर और 2 इधर। अब आप रखो कैरेक्टर यानी कि गैमेट, तो आपने एक कैपिटल टी इधर रख दिया, एक कैपिटल टी इधर रख दिया। इजी है। इसी चीज को अगर मैं करके दिखाऊं तो देखो, ये बनाया मैंने पुन्नेट स्क्वायर बना लिया, क्योंकि मेरे पास कुल मिला के टोटल कितने गैमेट हैं, 4 गैमेट हैं। मैं पहले मेल के रखती हूँ, मेल का ये कैपिटल टी इधर और ये दूसरा वाला कैपिटल टी इधर। अब मैं आती हूँ फीमेल पे, ये लो, फीमेल का छोटा टी इधर और दूसरा छोटा टी इधर। अब मुझे क्या कराना है, इनके बीच में क्रॉस कराना है। तो क्रॉस का मुझे फाइनल आउटपुट क्या निकलेगा वो निकालना है। अब देखो कैपिटल टी छोटा टी, कुछ तरीके हैं लिखने के जो बच्चे गलतियां करते हैं, मैं बताती हूँ। देखो कुछ बच्चे इसको ऐसा लिखते हैं, ये देखो कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं और कुछ बच्चे इसको ऐसा लिखते हैं। जितने भी बच्चे इसको ऐसा लिखते हैं वो बिल्कुल गलत लिखते हैं। ध्यान से सुनो, एक बड़ा है एक छोटा है। अगर तुम खड़े हो और तुम्हारे सामने तुम्हारे दादा दादी खड़े हैं, नाना नानी खड़े हैं, तो भाई बड़े कौन है, उनको इज्जत दोगे ना तुम। तो भाई बड़े को आगे रखो, तुम पीछे रहो। यही रूल है अपना कि जो अपन से बड़ा है उसको आगे रखो और तुम खुद पीछे हो जाओ। इन दोनों में कैपिटल कौन है, कैपिटल टी है और एक छोटा टी है। दोनों में से कैपिटल टी बड़ा हो गया ना भाई, और क्योंकि वो डोमिनेंट है, क्योंकि वो सिंपली डोमिनेंट है, और ये क्या है, रेसेसिव है। तो डेफिनेटली बड़ा अपना कौन है, कैपिटल टी बड़ा है। तो भाई इज्जत देते हुए चुपचाप हमेशा कैपिटल को आगे रखोगे और छोटे वाले को पीछे रखोगे। ये दिमाग में बिठा लो। ये चाहे तुम डाई हाइब्रिड करो चाहे मोनो करो, इनफैक्ट कुछ ट्राई हाइब्रिड भी ट्राई करते हैं, कुछ भी करो, XYZ एनी क्रॉस, आपको हमेशा बड़े को इज्जत दे के आगे रखना है, छोटे वाले को पीछे रखना है। पहली बात क्लियर हो गई। बस चलो यहाँ पे देखो, यहाँ बदतमीजी हो रही है, ये तो देखो कितनी बड़ी गंदी बदतमीजी हो रही है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको तो रोना ही आ गया। इसमें क्या हुआ, छोटा वाला आगे जाके खड़ा हो गया। आजकल के बदतमीज बच्चे कुछ कुछ ऐसे ही करते हैं ना, खुद आगे जाके खड़े हो जाते हैं, बड़ों को पीछे छोड़ दिया। नो, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर आपको बड़े वाले को इज्जत देते हुए उसको आगे रखना है और छोटे वाले को पीछे रखना है। ये बात मैंने तुम्हें इतना एग्जाम्पल दे के इसलिए समझाई क्योंकि सुनने वालों को लगता है अरे यार ये तो बहुत आसान बात है, बट प्रैक्टिकली जब आप इसको छोड़ के, ये ना एक दो छोटे मोटे क्रॉस को छोड़कर जब बड़े लेवल के क्रॉस करते हो ना, सारे बच्चे गलत करते हैं ऐसे क्रॉसेस को, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, चलो इन दोनों में से अगर मैं देखूं तो कौन बड़ा है, तुमको पता है कैपिटल टी बड़ा है। देखो कैपिटल टी बड़ा है तो मैं कैपिटल टी को आगे लिख रही हूँ, ये लो। फिर आएगा पीछे वाला टी, तो ये हो गया छोटा टी। मैंने कलर चेंज कर दिया, कलर चेंज करने में काफी टाइम लग रहा था, है ना। सेम
विद दिस कैपिटल टी छोटा टी, तो आपको पहले कैपिटल टी लिखना पड़ेगा, देन छोटा टी लिखना पड़ेगा। इधर भी सेम होगा। अब आप इधर आओ, पहले आपने इस वाले को सिलेक्ट किया, एक बार इससे कराया, एक बार इससे कराया, ठीक है। अब इस वाले को भूल जाओ, ऊपर वाले को बिल्कुल भूल जाओ। अब क्या करो, इस वाले को चूज करो, एक बार इसको इससे कराओ, एक बार इसको इससे कराओ। समझे क्या बात? वापस सुनो, नहीं समझ आई तो। ये कुछ छोटे छोटे से जो एग्जाम्पल्स है ना, अगर तुमको ये समझ आ जाएंगे तब जाके तुम इनके अप्लाइड क्वेश्चन कर पाओगे। तो एक एक फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पहला ये है और ये दोनों है, तो आप क्या करोगे, पहले ऊपर वाले ब्लॉक को सेलेक्ट करोगे लाइक दिस। फर्स्ट आप इसको इसके साथ क्रॉस करोगे, देन इसको इसके साथ क्रॉस करोगे, कंप्लीट। ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम पे जो नेक्स्ट आप सेक्शन ले रहे हो, क्या ले ये इसमें आप इसको चूज करोगे, इस वाले बॉक्स को, ठीक है, इन दोनों को। अब आप इसको कंसिडर करते हुए एक बार इसको इसके साथ क्रॉस करोगे, एक बार इसको इसके साथ करोगे। अब बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये ऊपर वाले को एक बार दोनों से क्रॉस कर दो, फिर नीचे वाले को दोनों को इससे क्रॉस कर दो, बस यही है। चलो अब आगे करते हैं। अब हम इन दोनों को करेंगे। इन दोनों के लिए देखो, ये रहा कैपिटल टी, ये रहा छोटा टी। अगेन वही करना है आपको, कैपिटल टी छोटा टी, फिर इधर भी वही कर लो, कैपिटल टी छोटा टी। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो जितने भी प्रोजेनी है, देखो ऐसा नहीं है कि इस पेरेंट के सिर्फ 4 बच्चे हो सकते हैं। भाई मटर के दाने गिन के 4 होते ही नहीं है, है ना? ऐसा तुमने देखा क्या? पूरे एंटायर पेड़ पे गिन के 4 मटर के दाने हुए, ऐसा नहीं है। दिस इज द थिंग विच एक्सप्लेन्स कि अब जितने भी बच्चे होंगे इन पेरेंट के, जितने भी बच्चे होंगे, चाहे 10 मटर के दाने बने, चाहे 100 बने, चाहे 1000 बने, कितने भी बने, जब जब इनके बच्चे होंगे, बच्चे का मतलब यहाँ पे मटर है। देखो यार, यहाँ पे बच्चे का मतलब मटर है। ऑब्वियसली बात है ना, तुमको पता, ये बात तो पता है ना कि जब भी इनके फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनेगा, तो मटर ही है तुम्हारा सीड, और ये सीड को जब तुम उगा दोगे तो ये प्लांट बन जाएगा। यही फंडा है अपना। तो ये सिंपल मतलब ये है कि जब भी ये प्लांट्स का क्रॉस करवाओगे ना, एक लंबे वाले प्लांट का, एक छोटे वाले प्लांट का, जो कि होमोजाइगस कंडीशन में है, तो तुम्हारे पास ये रिजल्ट आएगा कि जितने भी बच्चे होंगे वो इस स्टेट में होंगे। अब ये स्टेट क्या है, ध्यान से देखो। जो बच्चे आए हैं यहाँ पर, जो बच्चे आए हैं वो ये है, और ये कौन सी कंडीशन है? ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। हेटेरोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या होता है? एक आपने इधर से ले लिया, एक आपने इधर से ले लिया। अब मेंडल ने यहाँ पर एक बात को क्लियर किया। उन्होंने बोला कि जब कभी भी आपको एक क्रॉस में हेटेरोजाइगस कंडीशन देखने को मिलती है, वापस सुनो, जब भी आपको एक क्रॉस का रिजल्टेंट हेटेरोजाइगस कंडीशन देखने को मिलती है, उस कंडीशन में सिर्फ एक कैरेक्टर है जो खुद को एक्सप्रेस कर पाता है। सिंपल है ना यार, या तो इंसान लंबा ही हो सकता है या इंसान छोटा ही हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना आज लंबा बन के घूम रहा है कल छोटा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक प्लांट ना आज तो लंबा हो गया, कल पता नहीं उसके साथ क्या दुख आ गया वो छोटा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। जो है वो है, या तो आप लंबे ही हो सकते हो या आप छोटे ही हो सकते हो। मीडियम वाले केस तुम्हें लेने ही नहीं है, मैंने पहले बता दिया। मेंडल ने मीडियम वाले केसेस को डिस्कस नहीं किया, तो या लंबा या छोटा। अब उन्होंने बोला कि जब भी हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगी तो जो कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस कर दे वही कैरेक्टर डोमिनेंट है। यानी कि जो मेंडल ने बोला था ना ये वाली बात, जब मेंडल ने ये बोला था कि ये कैपिटल वाला जो डोमिनेंट है, वो उन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद तुमको बात बोली थी। समझ आ गई बात? तो यहाँ पे इस कंडीशन में एक कैपिटल टी है, एक छोटा टी है। कैपिटल टी वाला यार देखो लंबा सारा आदमी है, ये रहा लंबा सारा आदमी, इसकी तो एक अलग ही मतलब ना, अलग ही इनको घमंड आ रहा है, मैं तो बहुत लंबा हूँ, है ना, मैं तो बहुत लंबा हूँ। और ये एक बेचारा छोटा सा है ना, ये कुछ ज्यादा ही छोटा है, तो ये बहुत ही दुखी हो रहा है। ठीक है, ये दुखी हो गया, ये लो, ये छोटी लड़की है ना, हाँ, तो ये बहुत दुखी होगी। क्योंकि यार देखो प्रैक्टिकली ये कैरेक्टर पापा की साइड से है, ये लंबे वाला कैरेक्टर जो है वो पापा की साइड से है, ये मम्मी की साइड से है। अब इन दोनों में से जब लड़ाई होगी, इन शॉर्ट लड़ाई किसकी होती है? देखो ये कैपिटल टी है, ये अपना कैरेक्टर रखने की कोशिश करता है, एक छोटा टी है वो अपना कैरेक्टर रखने की कोशिश करेगा। बट तुम्हें पता है जो डोमिनेंट है वो अपना कैरेक्टर रख के ही मानता है। कैरेक्टर रखने का मतलब है वो सारे जीन्स में ऐसा खेल खेलता है कि अब जो भी चीज बनेगी वो हाइट को ही प्रमोट करेगी। तो यहाँ पे यही हुआ इन दोनों के साथ कि ये अपना कैरेक्टर डोमिनेंट रख रहा है, वो ऐसे से वे बेचारे रख नहीं पा रही, है ना। तो इस कंडीशन में जो भी बच्चे होंगे वो एग्जैक्टली सारे कैसे होंगे? लंबे होंगे। चाहे अब वो लड़की हो, लड़की का मतलब तुम समझ रहे हो ना,
हालांकि प्लांट में, मटर में तो लड़का लड़की डिफरेंट हो ही नहीं सकते, बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक ही में ही आना है ना, तो चाहे ये हो चाहे ये हो, मैंने दोनों की लगा दिया, ठीक है, ये लंबे ही होंगे। अब बात तुम्हें समझ आई। सो इन दिस कंडीशन अगर मैं एक कंक्लूजन बोलूं, अगर हम एक कंक्लूजन लें इसका तो ये वाला जो है ये डोमिनेंट पड़ जाता है। डोमिनेंट पड़ जाता है का मतलब ये खुद को हावी कर लेता है, और ये जो दूसरा वाला है ये बेचारा रेसेसिव रह जाता है, ये खुद को रख ही नहीं पाता। तो जो कैरेक्टर F1 जनरेशन, सिर्फ F1 जनरेशन की बात हो रही है, जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस कर दे, मैं ही हूं तुमसे ज्यादा डोमिनेंट, तो बस वो ही है डोमिनेंट। और जो बेचारा वहां डर गया, जो खुद लड़ाई नहीं कर पाया, डर गया, मर गया, बस वहीं उसकी पिक्चर खत्म, वो है रेसेसिव। बात क्लियर है? पहले लॉ की पहली बात समझ आई। लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये देखो, यहाँ पे ये बड़ी सुंदर सी पिक्चर थी, देखो ध्यान से, ये मटर के, हालांकि ये वाली जो पिक्चर है ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में काम आएगी, बट मैंने तो यहाँ भी लगा दी, ठीक है। चलो इधर देखो, फिनोटाइप ऑफ पेरेंट, फिनोटाइप का मतलब है दिखना, सिर्फ दिखना, आपको दिखने में कैसे दिख रहे हो। तो एक प्योर टॉल है, एक प्योर ड्रॉप है, यही हमने पढ़ा। फिर हमने इनका जीनोटाइप रख दिया। जीनोटाइप मतलब आप जीन लेवल पे जा रहे हो। जीन लेवल पे तुमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये लंबा है तो सच्ची वाला लंबा है कि नकली वाला लंबा है। नकली वाला लंबा का मतलब है हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो ये हमने प्योर टीटी और प्योर छोटा टी ले लिया। इनकी तुमने गैमेट बनाए, देखो वही गैमेट बन गए, कैपिटल टी इधर छोटा टी। अब आप क्या करोगे, इनकी क्रॉसिंग करा दोगे। क्रॉसिंग करने के बाद एंटायर जो है जनरेशन वो क्या आ रही है, कैपिटल टी छोटा टी। सो मेंडल का लॉ नंबर 1 यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि जब आप प्योर कंडीशन के पेरेंट्स को क्रॉस कराते हो, F1 कंडीशन में हेटेरोजाइगस सिचुएशन आती है, और हेटेरोजाइगस सिचुएशन में से जो तुम्हें दिख जाए वो ही डोमिनेंट है, और जो तुम्हें ना दिख पाए वो रेसेसिव है। बस यहाँ के इस एग्जाम्पल में हाइट लिया गया था, तो जो लंबे निकल, डेफिनेटली F1 जनरेशन पूरी की पूरी लंबी आई, यानी कि ये कैपिटल टी छोटा टी, कैपिटल टी छोटा टी, ये सब जो था दिस वाज हेटेरोजाइगस कंडीशन। और सारे बच्चे यानी कि सारे जो आगे जाके मटर के दाने पेड़ बने वो सारे कैसे बन गए, टॉल। बट दीज आर योर हेटेरोजाइगस टॉल। क्लियर है ये बात अपन को? तो यहाँ पर यही प्रूफ होता है। अब कुछ भी हो सकता है, ये तो हाईटेक एग्जाम्पल है, आगे ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं जो कि डोमिनेट हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं तुमको, मटर के दानों का कलर है, ये दिख रहा है तुमको, ये येलो दिख रहा है, ये वो दिख रहा है तुमको, ग्रीन दिख रहा है तुमको। मटर के दानों के कलर को जब उन्होंने, मेंडल ने ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने बोला कि यार ये जो येलो कलर है ना, ये कलर बड़ा डोमिनेंट है, ये कलर बेचारे हरे कलर को खुद को रखने ही नहीं देता। तो अगर मैं सीड के कलर, अगर मैं सीड कलर की बात करूँ ना, मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ। सीड कलर में 2 कलर थे, एक तो येलो और एक ग्रीन। इन दोनों में से मेंडल ने नोटिस किया कि भाई ये जो येलो वाला है ना, देखो येलो वाली बनी हुई लड़की है ना, और लड़कियां डोमिनेंट हो ही जाती हैं आगे जाके। ये देखो वो लड़की, वो बेचारा लड़का हंसता ही रह गया, ये डोमिनेंट खेल खेल गई, ये सारी जनरेशन येलो ही दिखेंगी, ठीक है। फिर उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया, तुम ये भी सुन लो। एक और एग्जाम्पल देखो, ये तुमको जो मटर दिख रही है गोल दिख रही है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जब मैं सीड के शेप को देखता हूँ, कौन सा कैरेक्टर लिया उन्होंने, सीड के शेप को देखता हूँ, तो एक होता है राउंड, और दूसरा तुम देखो ये मटर का दाना बेचारा कोई शेप ही नहीं है, एंडा मेंडा कुछ भी बन रहा है, टेढ़ा मेढ़ा, पर वो बहुत क्यूट सा लग रहा है फिर भी। तो उसका कलर जो, वो कलर क्या, सॉरी शेप ऐसे कुछ तो भी है, ऐसा है ना, ये कुछ तो भी है, ये इसका तो राउंड है बिल्कुल प्रॉपर। तो ऐसा वाला जो शेप होता है इसको हम बोलते हैं रिंकल्ड, झुर्रीदार शेप, ठीक है। तो मेंडल ने नोटिस किया कि जब ऐसे प्योर कंडीशंस को क्रॉस कराया जाता है, जब आप प्योर राउंड और प्योर रिंकल्ड लो, तो उन्होंने नोटिस किया कि जो राउंड वाला है वो खेल जाता है, राउंड वाला डोमिनेंट बन जाता है। तो आप क्रॉसिंग में जब भी हेटेरोजाइगस लाओगे तो राउंड डोमिनेंट रहेगा। इसी तरीके से उन्होंने चीजों को स्पेसिफाई करते हुए बोला कि जितने भी 7 कैरेक्टर मैंने लिए हैं उनमें से एक डोमिनेंट है, एक रेसेसिव है, कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये राउंड वाला डोमिनेंट दिख रहा है तुम्हें, ये रिंकल्ड वाला रेसेसिव है। फिर इधर देखो, ये येलो वाला डोमिनेंट है, ये ग्रीन वाला रेसेसिव है। फिर इधर देखो व्हाइट और पर्पल में, हालांकि इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया, नीचे वाला ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है। व्हाइट फ्लावर्स हमेशा रेसेसिव देखे गए और पर्पल या वायलेट फ्लावर जो है वो डोमिनेंट रहा। फिर इन दोनों में से उन्होंने बोला कि भाई ऐसा प्रॉपर वाला शेप, इन्फ्लेटेड या फुल बोल लो आप इसको, ये जो है ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है।
फिर येलो कलर का जो ओवरऑल कवर है, तो कवर्स में उन्होंने नोटिस किया कवर में ये डोमिनेंट था, ये रेसेसिव था, ठीक। फिर इधर आओ, स्टेम की पोजीशंस में एक तो लंबा छोटा, तो ये वाला डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है। उन्होंने बोला कि पोजीशंस वाइज में क्या बताऊं, तो जिनके भी साइड साइड में फ्लावर थे वो डोमिनेंट थे, जिनका टिप पे फ्लावर था वो रेसेसिव था। ये कुछ इस तरीके से उन्होंने जस्टिफाई कर दिया अपने सातों कैरेक्टर। तो तुम समझ सकते हो कि उन्होंने सिर्फ हाइट को लेके एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उन्होंने बाकी सारे कैरेक्टर पे भी यही सेम एक्सपेरिमेंट करते हुए बता दिया कि जब भी आप ये दो चीजें देख रहे हो, इन दोनों में एक डोमिनेंट है, एक रेसेसिव है। एंड ही वाज सो लकी फॉर दिस। ये फैक्ट है, मेंडल इतने लकी थे कि उन्होंने एक ऐसा प्लांट चूज करा जिसमें मीडियम या मिडिल वाली सिचुएशन थी नहीं। आप देखो, उनने अगर से देखो, इमेजिन करो तुम सिचुएशन, अगर ये मीडियम वाली सिचुएशन आ जाती तो कितना मुश्किल हो जाता। क्या मेंडल उस टाइम पे फिर सारी चीजें प्रॉपर्ली समेट पाते? डेथ हॉच पॉच हो जाता, मीडियम वाली सिचुएशन आ जाती। सो ही वाज वेरी लकी कि उन्होंने ऐसा चीज चूज किया जिसमें एक्सट्रीम्स था, या तो डोमिनेंट या रेसेसिव, नो मीडियम या नो मिडिल थिंग। ठीक है, क्लियर है। 7 कैरेक्टर मैंने तुम्हें बता दिया, कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो इसके साथ लॉ ऑफ डोमिनेंस क्लियर है। अब हम चलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे। नाउ सी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? देखो, सबने मतलब अभी तक अपन सबने माना कि ठीक है, हमने पूरी पिक्चर को समझ लिया कि जो हमारी F1 जनरेशन आएगी, हमने मान लिया कि जो भी हमारी F1 जनरेशन आ रही है वो प्योर वाले पेरेंट्स की हमेशा हेट्रोजाइगस कंडीशन में आ रही है। दिस कंडीशन इज योर हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, इस हेट्रोजाइगस कंडीशन के चलते हमने ये भी मान लिया कि एक तो है वो खुद को एक्सप्रेस कर देगा और एक बेचारा छोटा सा है ना, मतलब गरीबी का मारा, लाचारी का मारा, ये खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। ठीक, हमने ये भी मान लिया कि एक कैरेक्टर दिखेगा, एक नहीं दिखेगा। तो हमने हमारी इस सिचुएशन में हाइट एक कैरेक्टर लिया था, और हाइट में आपके पास दो चीजें, या तो टॉल हो सकता है या ड्रॉप हो सकता है। तो हमें पता चल गया इस सिचुएशन में टॉल वाला जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है। तो ये सारे एंटायर F1 जो है वो कैसे दिख रहे हैं आपको? टॉल। बस डिफरेंस इतना है कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ये ठीक है, हमने मान लिया। फिर नेक्स्ट सवाल आता है कि आप फिर ये तो बताओ कि इस बेचारे का हुआ क्या, क्या किया गया इसका? मार दिया गया कि छोड़ दिया गया? इसका हुआ क्या? ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए देखो, मेंडल को पता था ऐसे ना बहुत सारे लोग हैं जो ये क्वेश्चन पूछेंगे, तो उन्होंने इस चीज को पहले से ही बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। वो कैसे? देखो, उन्होंने कहा कि ये जो क्वेश्चन है कि इस छोटे टी, इस बेचारे का हुआ क्या, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे। उन्होंने कहा कि अभी तक तुमने पेरेंट लिए थे, ठीक है, पेरेंट आपने एक टॉल ले लिया और एक ड्रॉफ ले लिया, और इनकी आपने F1 जनरेशन निकाल ली जो कि आई आपके पास कैपिटल टी छोटा टी यानी कि टॉल। उन्होंने बोला कि अब मैं इन्हीं की ही सेल्फिंग कराऊंगा। सेल्फिंग का मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कैपिटल टी है ना, देखो भाई, एक कैपिटल टी की मैंने सीड को उगाया, सीड उगी तो ये प्लांट बन गया, ठीक है, इस पे फ्लावर भी आ गए, ये लो फ्लावर आ गए। फिर उन्होंने दूसरा कैपिटल टी छोटा टी भी उगाया होगा, तो इसका भी एक प्लांट बन गया और इसमें भी फ्लावर आ गए होंगे। देखो, कहीं ना कहीं तो फ्लावर आ ही जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि अब मैं इन दोनों की सेल्फिंग करा दूंगा। सेल्फिंग का मतलब समझ रहे हो? इन दोनों के बीच में ही मैं क्रॉस करा दूंगा। ठीक है, करवा दो। तो उन्होंने बोला कैसे कराओगे भाई, कैसे कराओगे? तुम अपनी इच्छा से क्रॉस करा दोगे, कैसे कराओगे? तो उन्होंने बोला ओके, डोंट वरी, आई हैव 2 टेक्निक्स। देखो, मैं चाहता हूँ अपनी इच्छा से इन दोनों के बीच में क्रॉस कराना, सो आई हैव 2 टेक्निक। वन इज कॉल्ड एज इमैस्क्यूलेशन, वन इज कॉल्ड एज emasculation and the second technique which I have is bagging। 2 टेक्निक का उन्होंने नाम और वर्णन किया, emasculation and bagging। और उन्होंने बोला कि जब मैं ये दोनों टेक्निक्स यूज करूंगा ना, तो मैं अपनी इच्छा से क्रॉस करा पाऊंगा। मेरी मर्जी पड़ेगी मैं जिसका क्रॉस कराऊंगा, यानी कि कौन कैसा बच्चा करेगा ये मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, इस टेक्निक को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने तुमको है ना बातों ही बातों में 3 वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिए। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है अपनी इच्छा से क्रॉस कराना, सो दैट आप अपने डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दे सको। इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, ये 2 टर्म्स मैं अभी समझाती हूँ। चलो देखो, इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है? देखो, ये एक फ्लावर है, ये मेरा एक फ्लावर है, दिस इज माई
फ्लावर का फीमेल पार्ट एंड ये रहा फ्लावर का मेल पार्ट। तो ये जब मैंने दोनों बना दी, यानी कि ऐसा फ्लावर कौन सा वाला फ्लावर है, दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल का मतलब ये होता है ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल भी हो जिसमें फीमेल भी हो। और यूनिसेक्सुअल क्या होता है, या तो मेल हो या फीमेल हो। अब इस फ्लावर में मेल फीमेल दोनों है। देखो भाई, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसने नेचुरली खुद को इस तरीके से अडेप्ट कर रखा होगा ना कि यहीं से पॉलन ग्रेन कैसे तो भी करके इसी के ही प्लांट पे आ जाए। पर मेंडल चाहते हैं वो अपने हिसाब से आगे जाके हाइब्रिडाइजेशन कराना चाहते, तो उन्होंने एक बहुत सिंपल सी टेक्निक की। क्या किया, देखो उनको पता था कि अगर यहाँ पे पॉलन ग्रेन मेच्योर हो जाएंगे तो वो थोड़े टाइम बाद यहाँ पे लैंड करके सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। मैं नहीं करवाना चाहता सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मेरी इच्छा पड़ेगी मैं तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराऊंगा, और वो भी मेरी इच्छा से, प्लांट अपनी इच्छा से नहीं करेगा। तो उन्होंने क्या किया, इस सिचुएशन में ये मेल पार्ट हटा दिया। लो ये लो, उन्होंने ये मेल पार्ट कट कर दिया। ये लो, एक तरफ मैंने ये कट कर दिया, ये मैंने एक तरफ कट कर दिया, यानी कि मैंने बड़ी होशियारी से मेल पार्ट ही हटा दिया। बेचारे फ्लावर में जहाँ मेल और फीमेल दोनों थे, मेरा मन नहीं है भाई इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराने का, तो मैंने इन दोनों के मेल ही उड़ा दिए। समझ गए? जब मैंने इनके मेल हटा दिए, ध्यान से सुनना, जब मैंने इनके मेल हटा दिए, अब लाइन पढ़ो, इमैस्कुलेशन। मैस्कुलेशन में मैस्कुलर, तुम समझो ना, मैस्कुलर मैस्कुलेशन ये सब टर्म्स मेल्स के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इस बेचारे का मेल ही उड़ा दिया, है ना। सो ई वर्ड का मतलब ही क्या होता है, हटाना, HATANA, हटाना। हिंदी में याद नहीं आ रहा था कैसे लिखता है। सो इमैस्कुलेशन हटाना, और किसको हटाना, मेल्स को हटाना। मेल्स को हटाने का मतलब है तुम किसी जाके मेल को नहीं हटा रहे, तुम बस फ्लावर के मेल को हटा रहे हो। इस टेक्निक को उन्होंने नाम दे दिया इमैस्कुलेशन। क्लियर है? कितना मतलब इजी है। नाउ यू डोंट नीड टू लर्न। बहुत सारे बच्चे इमैस्कुलेशन टर्म को ही रटते रहते हैं। क्यों रटना भाई, नाम से पता चल रहा है। ई का मतलब हटाना, मैस्कुलेशन का मतलब मैस्कुलर कैरेक्टर हटाना। मैस्कुलर कैरेक्टर जब तुम फ्लावर का हटा रहे हो, इसका मतलब तुम उसके एंथर को रिमूव कर रहे हो, या एंथर नहीं तो तुम कह सकते हो स्टेमिन को रिमूव करना। सो इन शॉर्ट यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, रिमूवल ऑफ एंथर, और यू कैन सी स्टेमिन ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी मन पड़े तो स्टेमिन बोल लो या तुम एंथर बोल लो, ठीक है। अब आओ, ठीक है आगे हो गया। अब सुनना, अब ये फीमेल पार्ट इसे ना खुला पड़ा है, ठीक है, एकदम खुला पड़ा है। अभी क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके साथ, क्या पता हवाएं चल जाएं तो आसपास के प्लांट का मतलब आसपास के मटर के पौधे के पॉलन ग्रेन आके इसके ऊपर चिपक जाए, कुछ भी हो सकता है। देखो ये नेचर है ना, नेचर ने हवा चला दी, क्या पता कुछ और हो जाए, कोई मधुमक्खी आ जाए, हालांकि मटर में मधुमक्खी का कोई रोल नहीं है, बट स्टिल क्या पता कोई इंसेक्ट आ जाए या कोई बर्ड आ जाए, खाते पीते जबरदस्ती पॉलन ग्रेन यहाँ पे डाल के चल जाए। तो ये चाह रहे थे कि यार ऐसे ना अपनी इच्छा से पॉलन ग्रेन ना आ जाए, मेरी इच्छा के बिना कोई पॉलन ग्रेन नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने कहा यार ऐसे अगर मैंने इस फीमेल पार्ट को खुला छोड़ दिया तो कोई भी आके इसमें पॉलन ग्रेन पटक के चल जाएगा, कोई मधुमक्खी आके बकवास कर जाएगी, कोई बर्ड आके करके, कोई भी मतलब नेचुरल पॉलिनेटिंग एजेंट इसको आके पॉलिनेट कर सकता है। मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ भी। तो उन्होंने नेक्स्ट ट्रिक क्या खेली, उन्होंने क्या करा, बस एक बिल्कुल छोटी सी काम किया। ये जो दिख रहा है तुमको ये फ्लावर, इस फ्लावर को कवर कर दिया, ये लो, इस फ्लावर को बस सिंपली कवर कर दिया तो बैग जैसा बन गया ना, बस इसी को बोलते हैं बैगिंग। बैगिंग टर्म का मतलब ही होता है फीमेल पार्ट को कवर कर दो ताकि अनवांटेड पॉलिनेशन ना हो, आपकी इच्छा के विरुद्ध, मतलब आपके और मेरी तो नहीं, सॉरी, मेंडल जी की इच्छा के विरुद्ध कोई पॉलिनेशन ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने सेकंड टेक्निक यूज की, बैगिंग। आई होप ये दोनों वर्ड्स तुमको बिल्कुल क्लियर हैं, जो कि बहुत सिंपल हैं, बट डेफिनेटली याद नहीं करने पड़ेंगे आप। चलो अब आगे चलते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे थे, हम इस जगह पे थे कि ये हमारी सिचुएशन है। उन्होंने बोला अब मैं अपने हिसाब से सेल्फिंग कराऊंगा, तो बस उन्होंने क्या किया, वही जो टेक्निक्स मैंने तुम्हें बताई ना, इमैस्कुलेशन, बैगिंग वगैरह को यूज करके इनकी सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग कराने का मतलब है अब जो मैं नेक्स्ट 2 प्लांट्स को क्रॉस कराऊंगी वो दोनों ही हेट्रोजाइगस कंडीशन होंगे। जो F1 में जो बच्चा है ना, मैंने उन्हीं को ही क्रॉस करा दिया। देखो मटर के पौधे में कोई भाई बहन नहीं होता, तुम्हें भी पता है यार, प्लांट्स में कौन से भाई बहन होते हैं। रियलिटी में अगर अपन अपने केस में देखें तो ये सारे भाई बहन हैं। अगर अपन अपने केस में देखें, एक पेरेंट्स के बच्चे तो सारे भाई बहन होते। तो हम बात करें ह्यूमन पॉपुलेशन की, तो ह्यूमन पॉपुलेशन में ऐसा नहीं हो सकता। देयर कैन नॉट बी एनी F1 सेल्फिंग ह्यूमंस के अंदर।
पर मटर में क्या दिक्कत है, मटर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करवाओ F1 जनरेशन इनकी, बनवाओ सेल्फिंग करवा के। सो F1 जनरेशन की हमने सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग तुमने कराई तो ये मैंने क्या लिखा है अभी, इनका जीनोटाइप लिखा है। अब मुझे गैमेट बनाना पड़ेगा, लो मैं बना लेती हूँ गैमेट। गैमेट बनाने का सिंपल फंडा क्या है, ये जो जीनोटाइप वाली कंडीशन है ना उसमें से एक एक को सेपरेट कर दो। तो एक गैमेट में ये जाएगा यानी कि कैपिटल टी, दूसरे गैमेट में छोटा टी जाएगा, ठीक है। फिर इधर आओ, फिर इधर वाले को क्रॉस करें, मतलब इधर वाले के गैमेट बनाएंगे तो एक में जाएगा कैपिटल टी, एक में जाएगा छोटा टी, हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं, एक कैपिटल टी एक छोटा टी। तो यहाँ पे मेंडल ने बोला कि यार हालांकि उन्हें गैमेट थोड़ी दिख रहे होंगे, बट अभी तुम स्टडी से पता कर सकते हो कि गैमेट में वैरायटी आ गई। पहले गैमेट में वैरायटी नहीं थी, एक पेरेंट का एक ही टाइप का गैमेट था, 100% सेम गैमेट थे। यहाँ 50-50% गैमेट आ गए। अब उन्होंने बोला अब मैं इनकी क्रॉसिंग कराऊंगा, ध्यान से देखना, अब इनकी क्रॉसिंग होगी। इनकी क्रॉसिंग कराने के लिए अगेन आपने क्या बनाना पड़ेगा, एक पुन्नेट स्क्वायर, सिंपल 4 डब्बे वाला। वाई 4 डब्बे, बिकॉज आपके पास टोटल 4 ही गैमेट है, 2 इस वाले के 2 इस वाले के। इन शॉर्ट इट इज रिप्रेजेंटिंग 50-50% गैमेट, यानी कि जो एक प्लांट है कैपिटल टी छोटा टी वाला, वो 50% कैपिटल टी वाले गैमेट बनाएगा और 50% छोटे टी वाले गैमेट बनाएगा, बस इतनी बात है, ठीक है। तो रखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एक कैपिटल टी इधर एक छोटा टी इधर, एक कैपिटल टी इधर एक छोटा टी इधर। मेल फीमेल का तो यहाँ पे कोई पंगा ही नहीं है, दोनों ही सेम है, क्या मेल क्या फीमेल दोनों के गैमेट ही सेम है, तो तुम्हारी मर्जी पड़े इधर रख सकते हो। यू जस्ट हैव टू प्लेस 1 कैपिटल टी 1 स्मॉल टी, 1 कैपिटल टी 1 स्मॉल टी, बस। चलो अब इनकी क्रॉसिंग कराते हैं। देखो जब आप क्रॉसिंग कराओगे तो पहले आप इसकी इन दोनों से कराओगे क्रॉसिंग, एंड देन अवॉइड दिस, इसको इन दोनों के साथ कराओगे, यही फंडा है ना अपना। हम पहले एक बॉक्स को कंप्लीट करेंगे फिर हम दूसरे बॉक्स को कंप्लीट करेंगे। सो यू हैव टू डू इट लाइक दिस, कैपिटल टी, ये लो पहला आ गया आपके पास कैपिटल टी। अब आप कराओ इसको इससे, क्या हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आप आओगे इसको इसके साथ, ये छोटा छोटा टी और ये बड़ा टी। आपको मैंने पहले बताया इज्जत किसको देनी है, बड़े को, तो आप ऑटोमेटिकली कैपिटल टी स्मॉल टी लिखोगे। ओके आगे चलो, छोटा टी तो यार तुम यहाँ पे लिख दोगे छोटा टी लिख दिया, खत्म। चलो डिब्बा खत्म। अब आती है बात इन डिब्बों को एनालाइज करने की। अगर आप इन डिब्बों को एनालाइज करोगे तो तुम्हारे पास थोड़ा सा डिफरेंस रिजल्ट में दिखेगा तुम्हें। एक है कैपिटल टी, एक छोटा टी कैपिटल टी छोटा टी, फिर एक कैपिटल टी छोटा टी और एक छोटा टी, यार तुम्हारा डिफरेंस आ रहा है रिजल्ट में। अब यहाँ पर आके क्योंकि आपको दिखने और रियलिटी में डिफरेंस दिख रहा है तो अब तुम्हें यहाँ पर फिनोटाइप एंड जीनोटाइप देना पड़ेगा। सो हियर यू गो विद फिनोटाइप एंड वन विद जीनोटाइप। फिनोटाइप जीनोटाइप क्या थे जल्दी से याद करो। फिनो का मतलब क्या था, फिजिकल, जो सिर्फ दिखने में दिख रहा है, और एक है जीन लेवल पे जीनोटाइप। तो अब अपन देंगे फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। चलो देते। फिनोटाइप का मतलब फिजिकल, जो देखने में क्या दिख रहा है। अब तुम ध्यान से एनालाइज करो, ये कैपिटल टी जब प्लांट बनेगा दिखने में तुम्हें कैसा दिखेगा, लंबा। ये लो बना दिया मैंने एक लंबा प्लांट, ठीक है। इधर आओ, कैपिटल टी छोटा टी, इसका भी जब इस सीड को ग्रो कराओगे, इसकी जब प्लांट बनेगी तो ये भी कैसे बनेगी, लंबा, ठीक है। कैपिटल टी छोटा टी, अगेन इसका प्लांट भी कैसा बनेगा, लंबा। ये लो बना दिया। छोटा टी, इसका प्लांट कैसा बनेगा, छोटा, ये लो छोटा प्लांट। तो आपको जब ये सारे तुम ग्रो कर रहे हो प्लांट्स को इन सीड को लेके, तो आपको देखने को मिला कि आपको इतनी बारी तो लंबा मिल रहा है, इतनी बारी छोटा मिल रहा है। तो अब तुम इसे कैसे एक्सप्रेस करोगे, देखो पहला मैं एक्सप्रेस करना सिखा रही हूँ बॉक्स के नंबर के बेसिस पे, सेकंड मैं बता रही हूँ आपको परसेंट बेसिस पे। देखो अगर अपन बॉक्स के बेसिस पे देखें तो यू आर हैविंग 4 सब बॉक्सेस, आपके पास 4 सब बॉक्स है। इन 4 सब बॉक्सेस में से 4 में से 3 बारी आपको लंबा देखने को मिल रहा है, 1 लंबा, 2 लंबा, 3 लंबा। तो 4 में से 3 आपको कैसे मिल रहे हैं, टॉल, ये लो 3, ओके। नेक्स्ट आओ, 4 में से 1 तुम्हें कैसा देखने को मिल रहा है, छोटा। तो आप यहाँ लिख सकते हो ड्रॉप कितनी बार मिला तुमको, 1। तो अगर आप डिब्बों के बेसिस पे करो तो आपका रेशियो क्या आ जाता है, 3:1। तुम्हें 3 बारी लंबे मिलेंगे और 1 बारी छोटा मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसको परसेंट बेसिस पे कैसे करते हैं।
परसेंट बेसिस पे करने के लिए आप इस पूरे डिब्बे को, बड़े डिब्बे को 100% मान लो, ठीक है। पूरे डिब्बे को तुमने 100% मान लिया। इस 100% को अब आपको क्या करना है, छोटे डिब्बों में सब डिवाइड करना है। तो छोटे डिब्बे कितने तुम्हारे पास, 4, तो लो 100% बाय 4 करोगे, कितना आएगा तुम्हारे पास, 25%। मैथ्स तो तुम्हारी बहुत चंगी होगी, तुम्हें पता ही होगा, 100% है, 4 सब डिब्बे हैं, डिवाइड करके एक छोटे डिब्बे का रेशो निकाल लो, 25% आ गया। तो यानी कि इन चारों का क्या होगा, इसका भी 25%, इसका भी 25%, इसका भी 25% एंड इसका भी 25% हो गया। चलो अब तुम टोटल करो, ये तुम्हें लंबा दिख रहा था, ये भी तुम्हें लंबा दिख रहा था, ये भी तुम्हें लंबा दिख रहा था, 25 25 25, यानी कि आउट ऑफ 100% पॉपुलेशन तुम्हारे पास 75% तो लंबे प्लांट आ गए, ठीक है। और ये चौथा डब्बा ही छोटा है, चौथा डब्बा कितना है, 25 है, तो 25% तुम्हारे पास छोटे प्लांट आ गए। ये लो, ये होता है तरीका इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करने का, परसेंट फॉर्म। पहला पॉइंट क्लियर है, फिनोटाइप वाला पॉइंट क्लियर है, दिखने में तुम्हें प्लांट कैसा दिख रहा है, लंबा छोटा, क्लियर है, ठीक, हमने कैलकुलेट भी कर लिया। अब बात आती है जीन लेवल पे, ये इंपॉर्टेंट है, हम अब चल रहे हैं जीनोटाइप पे। जीनोटाइप का मतलब है देखने में कौन कैसा दिख रहा है। चलो देखने में तुमको तीनों लंबे दिख रहे हैं, बट हम अब बात कर रहे हैं जीन के। देखो ये कैसा वाला लंबा है, ये तो सच्ची वाला लंबा है, कौन सा वाला लंबा है, ये होमोजाइगस लंबा, तो मैं लिख लेती हूँ ये कैसा वाला लंबा है, होमोजाइगस लंबा, यानी कि टॉल, ठीक है। टोटल कितना, 4 डब्बों में से एक ही होमोजाइगस टॉल है, तो मैं लिख सकती हूँ ओनली 1, ओके। अब मैं चलती हूँ आगे, कलर चेंज करते हैं, ये कलर लाते हैं। देखो ये तुम्हें कैसा दिख रहा था, लंबा, बट ये कौन सी कंडीशन में, हेटेरोजाइगस। ये भी तुम्हें कैसा दिख रहा था, लंबा, बट ये भी कौन सी कंडीशन में, हेटेरोजाइगस। यानी कि आउट ऑफ 4 डिब्बे यू आर हैविंग 2 डिब्बास जिसमें कितना है, हेटेरोजाइगस टॉल है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ हेटेरोजाइगस टॉल कितना आया तुम्हारे पास, 2। आउट ऑफ 4 2 हैं, 2 डिब्बे ऐसे हैं जिसमें तुम्हें हेटेरोजाइगस टॉल देखने को मिला। चलो आगे देखो, तीसरे डब्बे पे आओ, ये लो, मैं यहाँ लिख रही हूँ, एक्चुअली आई एम सो सॉरी, आई डोंट हैव मच स्पेस, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग हियर, ओके। आ जाओ छोटा टी, छोटा टी। 4 डिब्बे में से तुमको एक छोटा टी मिल रहा है, चौथा डिब्बा तुम्हें छोटा टी मिला, सो अगेन इट विल बी होमोजाइगस ड्वार्फ। ये क्या है आपके पास, 1। सो अगर मैं कंक्लूड करूं तो आउट ऑफ 4 बॉक्सेस यू आर हैविंग 1 प्योर लंबा, 2 ऐसे हेटेरोजाइगस लंबे, ठीक है, और एक आपके पास आया प्योर छोटा, ओके। ये दोनों कंडीशन हेटेरोजाइगस हैं, तो ये इसका जीनोटाइप डिफरेंट हो गया, ये होमोजाइगस है, इसका जीनोटाइप डिफरेंट हो गया, बाकी दिखने में लंबे दिखेंगे तुम्हें। इसी चीज को अगर मैं परसेंट वाइज डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, इट विल बी वेरी इजी। देखो एक आया अपना होमोजाइगस टॉल 25%, क्योंकि ये एक बॉक्स को घेर रहा है ना। फिर आओ हेटेरोजाइगस टॉल, 2 बॉक्सेस को कवर कर रहा है, यानी कि 50%, ठीक है। और फिर आ रहा है होमोजाइगस ड्वार्फ, ओनली एक डिब्बे को घेर रहा है, सो इट विल बी अगेन 25%। ये रहा हिसाब, समझ आ गया, यहाँ तक हमें पूरी पिक्चर क्लियर है। अब हम आते हैं लॉ पे। हमें पहले तो पिक्चर क्लियर हो गई कि हमारी जो एंटायर F2 जनरेशन है, ये हमारी कौन सी जनरेशन है, एंटायर F2 जनरेशन, उसमें हिसाब कुछ ऐसा बैठेगा जब हम सेल्फिंग कराएंगे, ठीक है। अब मेंडल ने बोली एक इंपॉर्टेंट बात जो अब हम देख रहे हैं, देखो मेंडल ने बोला आपके पास जब F1 जनरेशन आई थी तो कुछ इस तरीके से मामला हुआ था, और मैंने वहां पे दिया था फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। मैंने कहा था जो दिख गया वो ही डोमिनेंट है, जो ना दिख पाया बेचारा वो रेसेसिव है, ठीक। फिर उन्होंने बोला कि अब मैंने आपको F2 जनरेशन निकाल के दिखाई है, और आपके पास ये भी आया, ये भी आया और ये भी आया, ठीक है। अब मैं दूंगा दूसरा लॉ, मतलब मैं नहीं, वो उन्होंने दिया। क्या है लॉ का नाम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। इस लॉ में उन्होंने बोला, देखो बच्चों ध्यान से सुनो, पहले लॉ में उन्होंने ये दिखाया था कि भाई एक जो है वो डोमिनेंट है, एक जो है वो रेसेसिव है। फिर आगे क्वेश्चन आया तो उस रेसेसिव वाले का हुआ क्या असली में, क्या वो गायब हो गया,
क्या वो मिक्स हो गया या हुआ क्या? सिंपल क्वेश्चन ये आया कि भाई इस छोटे वाले का हुआ क्या, या तो ये गायब हो गया कि अब ये दोबारा कभी दिखेगा ही नहीं, या ये मिक्स हो गया, क्या हुआ क्या इसके साथ, ठीक है। तो उसी को एक्सप्लेन किया उन्होंने कि उन्होंने बोला कि मैं मानता हूँ F1 जनरेशन में छोटा वाला या रिसेसिव कैरेक्टर खुद को नहीं दिखा पाया, बट इसका कतई मतलब नहीं है कि या तो वो मिक्स हो गया या वो गायब हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा जब मैंने F1 जनरेशन की ही सेल्फिंग कराई तो मुझे ऐसा देखने में आया, क्या देखने में आया देखो, मतलब ये सब बातें मैं ना मेंडल की साइड से बोल रही हूँ, मैं मेरे मन से नहीं बोल रही हूँ, सुन लो, मेंडल की साइड से चल रही हैं बातें। तो उन्होंने बोला कि जब मैंने सेल्फिंग कराई, F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई, तो मैंने नोटिस किया कि जब मैंने सेल्फिंग कराई तो मुझे एक बारी फिर से गैमेट में छोटा टी देखने को मिला, गैमेट में फिर से छोटा टी देखने को मिला। और उस छोटे टी को जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में देखा गया तो अगेन वो बेचारा खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, बट जब उसको होमोजाइगस कंडीशन मिली, यानी कि एक साइड से टी और एक साइड से टी, दोनों साइड से छोटे टी मिल गए, तो एक बार फिर मुझे डोमिनेंट और रेसेसिव कॉम्बिनेशंस जो थे वो भी मिले, प्लस मेरे प्योर पेरेंट्स भी वापस मिल गए, ये बोला मेंडल ने। तो मेंडल की जितनी बात है वो मैंने अभी आपको बोल के बताई। क्या बोला मैंने कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है कि जो बेचारा रिसेसिव है वो ना तो कहीं मिक्स हुआ ना वो कहीं गायब हुआ, तुम अगर सेल्फिंग कराओगे तो एक बारी फिर तुमको वो देखने को मिलेगा, वो एक बार फिर निकल जाएगा, वो मरा नहीं है, वो फिर आ गया, वो गैमेट बन के आया है, और जब उसको उसी के जैसा साथी मिल जाएगा वो तुम्हारे अंदर फिर से दिख जाएगा, ठीक है। अब आती है वो बात जो मैंने तुम्हें कल एक एग्जाम्पल दिया था, नहीं दिया था एक एग्जाम्पल, कभी कभी बहुत लंबे लंबे पेरेंट्स के छोटे बच्चे भी हो जाते हैं, तो भाई ऐसी सिचुएशन में हालांकि ह्यूमन हाइट इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मेंडल, मतलब जो ह्यूमन हाइट है वो मेंडल के लॉ में फिक्स ही नहीं होती, फिर भी मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रही हूँ कि वो लंबे लोगों के जो छोटे बच्चे एकदम से हो जाते हैं वो कुछ यही है, समझ आ गया, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे, हेट्रोजाइगस से तो उनकी प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों के छोटे होने की, ठीक है। सो ये है अपना फंडा हाइट का, किसका, मटर की हाइट का। हमारी हाइट मेंडल के लॉ में फिक्स ही नहीं होती, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसके साथ हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, वी हैव कंप्लीटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वी हैव कंप्लीटेड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दोनों कंप्लीट कर लिए क्रॉस, ठीक है। विद दिस हम आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस लेक्चर में, एज वेल एज मेंडल से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो तुमको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।